Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या बेटा। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देन थर्ड, magnetic force on moving charge. Then fourth, magnetic force on current carrying wire. Then torque on current carrying loop, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो हमारे चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो शुरू में मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया गया है, लेकिन हम पहले मैग्नेटिक फील्ड पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स पर आएंगे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम अगर फिजिक्स के हिस्ट्री पे जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एकदम सेपरेट माना जाता था, और मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड एकदम सेपरेट सब्जेक्ट माना जाता था। फिजिक्स का ये दो अलग अलग ब्रांच था। लेकिन 19th सेंचुरी में ऐसा फील किया गया कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पहली बार ऑयरस्टेड ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। आगे चल के ये भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको हम बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर जहां पे उसका यूज होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले हम ये डिस्कस करेंगे ऑयरस्टेड ने क्या डिमॉन्स्ट्रेशन शो किया था। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, कोई मैग्नेटिक कंपास ले ले, मैग्नेटिक निडल ले ले, और उसको कहीं पे भी रखेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। थोड़ा सा मोर साइंटिफिक वे में कहें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चूंकि रफली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इसलिए मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। ऑयरस्टेड ने ये शो किया कि ये एक वायर है, अब यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है और यहाँ एक की है, या यहाँ एक स्विच हम दिखा दें, एक स्विच है, दिस इज अ स्विच। स्विच ओपन है, यहाँ पे मैग्नेटिक निडल को हमने रखा है वायर के ऊपर, इस तरीके से रखा। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन स्विच क्लोज करते ही इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में न होके वो डायरेक्शन चेंज कर जाता है। अब किधर चेंज करेगा वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है, वो एक कठिन चीज है। बस हम ये कह सकते हैं कि इस करंट के यहाँ पे जहां करंट स्टैब्लिश हुआ, ये मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब ये खुद भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल केवल मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट हो सकता, और कोई रीजन नहीं हो सकता। पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था, अब इस करंट के वजह से खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में वो फील्ड आएगा उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो ऑयरस्टेड ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया। आगे चल के साइंटिस्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के काम पे लग गए। और सबसे पहले जो सफलता जिसने पाया था, दो साइंटिस्ट थे, उनका कंबाइंड नेम लेके एक लॉ दिया गया है, बायोट सावर्ट्स लॉ। ऐसा जनरली स्कूल में बोला जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका ये नहीं है बेटा। मैं फिर से कहता हूं, स्कूल में 99% टीचर और स्टूडेंट्स इसको बायोट सावर्ट्स लॉ कहते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बेयो सवार लॉ। एक बार आप गूगल पे जरूर सर्च करिएगा इसके प्रोनाउंसिएशन को। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बेयो सवार लॉ। ये लॉ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है। डायरेक्शन अलग से हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन हम बता देंगे, लेकिन वो एक कठिन टॉपिक है तो उसको सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। अब बेयो सवार लॉ को स्टडी करने के पहले 3 पॉइंट हमने लिखाया है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल थिंग है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा। कंफ्यूज कहाँ करते, पहले पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड पॉइंट, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर मूव कर रहा है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। जनरली स्टूडेंट को ऐसा लिखा जाता है, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये गलत स्टेटमेंट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। हाँ, स्टैटिक चार्ज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोनों प्रोड्यूस करता है। वो अलग का बात है कि हम लोग केवल यहाँ पे मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ते हैं। अब वही मूविंग चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है, यानी जो चार्ज मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करके वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका ऑसिलेशन होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा एक चैप्टर है बेटा, जहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई बात क्या क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field. Now, if the moving charge is accelerated, then it will produce electromagnetic wave. अब electric field and magnetic field और electromagnetic wave में क्या डिफरेंस है बेटा? यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्टैटिक इन नेचर हो सकता है या टाइम के साथ वेरी कर सकता है, तो मोनोटोनस वेरिएशन होगा, यानी इंक्रीज किया या डिक्रीज किया या इंक्रीज करके डिक्रीज कर गया, केवल इतना ही होगा, लेकिन उसका ऑसिलेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बना है, लेकिन इसके अंदर कई एक एडिशनल प्रॉपर्टीज आ जाती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, सेम फेज में होगा, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। तो ये सारी खूबियां इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूरा एक चैप्टर इस पे हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये चीजें हो गई बेटा। अब आगे जितना भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, केवल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो बायो सावर्ट्स लॉ जो जनरली कहते हैं, जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बेयो सवार लॉ, इसने मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट एलिमेंट के वजह से क्या हुआ होगा उसके लिए एक फार्मूला दिया था। तो ये एक करंट कैरिंग वायर हमने लिया है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, हमने ये रैंडम शेप ड्रॉ कर दिया है। इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले ले, यहाँ पे डीएल हमने दिखाया है। डीएल इतना स्मॉल एलिमेंट है कि इसको हम एक स्ट्रेट पोर्शन ले सकते हैं, यानी ये डीएल एलिमेंट इस पॉइंट पे वायर के ऊपर टेंजेंट है और वायर का बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, इतना स्मॉल कि हम उसको स्ट्रेट पोर्शन सपोज कर सकते हैं। तो इस डीएल एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट को नाम हम पी दे दें। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इस पॉइंट को डीएल एलिमेंट के टेल से कनेक्ट कर दे। ये पोजीशन वेक्टर आर है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है और ये डीएल एलिमेंट है। डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है। अकॉर्डिंग टू बेयो सवार लॉ, मैग्नेटिक फील्ड डीबी से रिप्रेजेंट किया बेटा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल बी है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है, कैपिटल बी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है तो उसके वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, तो उसको हमने नोटेशन डीबी दिया है। करेक्ट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा इस करंट एलिमेंट के वजह से यहाँ पे इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पहला पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी करंट जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। सेकेंड, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, यानी वो जो करंट एलिमेंट का लेंथ है बेटा, ये जो वायर का एलिमेंट है इसको हम करंट एलिमेंट भी कर सकते हैं। इस एलिमेंट का लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही लार्ज होगा। सो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। थर्ड, जो dl और r वेक्टर के बीच का एंगल है उसका अगर हम साइन ले लें तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल बेटा, करंट एलिमेंट dl और पोजीशन वेक्टर r। किसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का जिस पे फील्ड निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, जो करंट एलिमेंट है उसके टेल से, यहां से हमने ये पॉइंट लिया, ये ओरिजिन लेके ऐसे ये वेक्टर ड्रॉ किया, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन फोर्थ पॉइंट, magnetic field will be inversely proportional to the square of distance of point from current element। जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस करंट एलिमेंट से जितना होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये डिस्टेंस बढ़ेगा बेटा तो ये फील्ड डिक्रीज करेगा। अब ये चारों प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग ऑल द प्रोपोर्शनैलिटीज, तो ये क्या हो गया, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यानी जो dB मैथमेटिकल फॉर्म है करंट एलिमेंट की वजह से या एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, करंट सेगमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इस चीज को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें अगले स्टेप में हमने ये समझाया है।
तो यहाँ पे बेटा साइन थीटा आ रहा और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो डीएल क्रॉस आर निकाले तो क्या होगा, डीएल क्रॉस आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप यूनिट वेक्टर, यही होगा ना भाई। तो अब इसको ये जो डीएल क्रॉस आर वेक्टर हम लिख रहे हैं, इसको हमको केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ये जो साइन थीटा होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, डीएल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डीएल क्रॉस आर अपॉन डीएल आर। यहां पे जो ये चीज लिखा बेटा साइन थीटा को, यहां से साइन थीटा, तो डीएल क्रॉस इसको वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना। देखो कैसे लिखेंगे इसको हम समझा रहे हैं, ये चीज आएगा ना, ये हो गया डीएल क्रॉस आर इक्वल टू डीएल इंटू आर साइन थीटा एन कैप यूनिट वेक्टर हो जाएगा। उस यूनिट वेक्टर को हम हटा दे रहे हैं। तो डीएल क्रॉस आर को अगर हम ऐसे लिखे तो यहां पे आ जाएगा डीएल साइन थीटा, लेकिन एक आर और आ गया यहाँ पे, आर इस तरीके से, यहाँ पे आर तो है नहीं, तो हम क्या करें, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डीएल क्रॉस आर इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा, ये हो गया। यानी डीएल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डीएल साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर। ये आर इधर आ गया तो वेक्टर आर अपॉन आर क्या हो गया, आर कैप। वेक्टर आर अपॉन आर को क्या लिख दिया, आर कैप। तो यहां पे डीएल साइन थीटा को हमने डीएल क्रॉस आर लिख दिया, यूनिट वेक्टर आर लिख दिया, एन कैप डायरेक्शन दे रहा है, तो यहां पे ये इस तरीके से आ गया डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, और ये वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो आर स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। फिर यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर, तो ये चीज क्या हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा। तो उस डायरेक्शन को हम बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेयो-सवार लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना चाहते हैं तो ये दोनों फार्मूले बेटा, ये आर कैप इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर या वेक्टर आर के टर्म में यहाँ क्यूब हो जाएगा। ये साइन थीटा आ रहा है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके किसके बीच में होगा, डीएल और आर के बीच में, तो डीएल और आर के बीच में ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया बेयो-सवार लॉ का, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में और ये वेक्टर आर के टर्म में। अब आता है यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, पहला यूनिट टेस्ला। टेस्ला एक फिजिसिस्ट थे जिसके ऑनर में, जिनके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला रखा गया। बाकी दो यूनिट जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर
और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर कैसे आया बेटा, ये आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो वेबर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से यहाँ पे आया है, और जब मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड का ये यूनिट कैसे आया वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी आपको टेस्ला यूनिट याद करना है जो कि टेस्ला के रेस्पेक्ट में रखा गया, बाकी ये यूनिट आप याद कर लीजिए, जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे उनको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं म्यू नॉट, यहाँ पे क्या है, तो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस आप समझते हैं वैक्यूम को हम कहते हैं। परमिएबिलिटी क्या है, अगेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब पढ़ेंगे बेटा तो वहां पे इस चीज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम एक इतना हिंट दे सकते हैं कि परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी, यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना पास कर सकता है। जैसे आप सॉइल को जानते होंगे, क्ले हम ले ले वो लेस परमिएबल है वाटर के लिए, और सैंड मोर परमिएबल है वाटर के लिए, यानी सैंड के थ्रू वाटर ज्यादा फ्लो कर सकता है, क्ले के थ्रू कम फ्लो कर सकता है। तो सैंड इज मोर परमिएबल फॉर वाटर एंड क्ले इज लेस परमिएबल फॉर वाटर। इसी सेंस में यहाँ परमिएबिलिटी का मतलब है जिस मीडियम से मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा पास करेगा उसको हम मोर परमिएबल कहेंगे, और लेस पास करेगा तो उसको हम लेस परमिएबल कहेंगे। सो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये फार्मूला जो लिखा गया वो फ्री स्पेस के लिए लिखा गया, किसी मीडियम में ये वायर नहीं रखा है। अब इस म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में गिवन नहीं होगा। इसका यूनिट क्या होगा, तो ये यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखो इसका यूनिट हो गया टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट का यूनिट निकालना है, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, सो म्यू नॉट का यूनिट हम x सपोज कर ले, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, एम्पियर करंट का, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर बचेगा, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं, तो ये जो x हो गया बेटा वो हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो म्यू नॉट का जो यूनिट है बेटा टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा। तो अब इतनी चीजें हम लोग सीख लिए बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है यहाँ पे वो एम्पियर्स सर्किटल लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ाएंगे, और उसके बाद ये हमारा हो गया बेयो-सवार लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये जो 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, इससे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले हैं हमारे सिलेबस में सारा का सारा डिराइव किया जा सकता है। तो जो 12th के सिलेबस में वो फार्मूले हम डिराइव करेंगे, उसके अलावा और भी बहुत फार्मूले बताएंगे बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ करते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो करते हैं। फिर हम लोग आगे डेरिवेशन पे बढ़ेंगे। तो आप यहां से इसको नोट कर लीजिए और यहां से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे आएंगे। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझाने के पहले बेटा बेयो-सवार लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसको हम फिर से डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो हमने डायरेक्शन जो वेक्टर फॉर्म बेयो-सवार लॉ का डिस्कस किया था वो जल्दीबाजी में कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ऐसा हमारा मानना है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर ले तभी आगे बढ़े। तो बेयो-सवार लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I
dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है। अब हम क्या करें, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, so is equal to mu naught upon 4 pi into I dl क्रॉस r, यानी ये दोनों वेक्टर ले लिया, का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा डीबी, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रहा है। जो ये फार्मूला वही ये फार्मूला है। अब प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर है। इसको हम dl क्रॉस r भी लिख सकते थे, इसको हम r क्रॉस dl भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो वही रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड dl और r के परपेंडिकुलर है, तो dl और r के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है बेटा, एक dl क्रॉस r का डायरेक्शन और दूसरा आर क्रॉस डीएल का डायरेक्शन। प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन के अलोंग होता है, इस डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन के अलोंग होता है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर डीबी is equal to mu naught upon 4 pi times I dl cross r upon वेक्टर r के मॉड का क्यूब। तो एक तो फार्मूला हमने ये कराया था, जो नीचे रहा होगा उसके ऊपर जो लिखा था उसको कैसे लिख सकते हैं, जो वेक्टर आर है बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर टाइम्स आर कैप। वेक्टर आर हमने फिगर में दिखाया, डीएल के टेल से पॉइंट पी के हेड तक है। तो वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर आर कैप। तो इस वैल्यू को अगर यहां पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा डीबी, वेक्टर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मॉड आर इंटू आर कैप लिखोगे तो एक आर यहां से कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर के मॉड का स्क्वायर। तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म है हमारे बेओ-सवार लॉ का, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही दो फार्मूला हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। इसको डीएल क्रॉस आर क्यों लिखा, आर क्रॉस डीएल क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और राइट हैंड रूल से
डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही डीबी का डायरेक्शन होगा, इसलिए ऐसा लिखा गया। चलो भाई, तो ये तो हो गया हमारा बियोट-सवार्त लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेट करता है बेटा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड इमेजिनरी लूप इज इक्वल टू यहीं तक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। यानी किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेस में कई एक वायर है और उनसे करंट फ्लो कर रहा है, तो एक लूप हम ले लें, उस वायर कुछ करंट करेंगे लूप उस वायर के थ्रू पास कर सकता है, कुछ बाहर हो सकते हैं। तो क्या कर रहा है, कोई भी इमेजिनरी हम लूप ले लें, उस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करें, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन क्लोज लूप के ऊपर, इसीलिए सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे सर्कल लगा हुआ, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स करेंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ये जो आई है वो क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसका एक एप्लीकेशन हमने दिखाया, यहाँ पे 4 करंट कैरिंग वायर है, I1, I2, I3, I4 करंट फ्लो कर रहा है। हम कोई एक इमेजिनरी लूप यहाँ पे ये हमने ड्रॉ करा हुआ इस तरीके से। इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम ये लूप ले रहे हैं बेटा कोई भी किसी भी शेप का, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और जो लेंथ होगा वो तो हमेशा टेंजेंशियल होगा, स्मॉल लेंथ लेना है। तो ये जो स्मॉल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस लेंथ का डॉट प्रोडक्ट ले लें और ऐसे ही हर जगह ऐसे लेते जाए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सपोज कर लो ये डायरेक्शन है, डीएल का ये डायरेक्शन है, तो इस एलिमेंट का ऐसे ले ले, ऐसे ही इस एलिमेंट का ले ले, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का बी डॉट डीएल, क्योंकि हर पॉइंट पे जो बी होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो बी और डीएल के डॉट प्रोडक्ट का सम लेते जाए इस पूरे लूप के ऊपर। यानी यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहाँ पे B2 है, तो ये किस तरीके से हुआ, B1 डॉट डीएल प्लस B2 डॉट डीएल प्लस B3 डॉट डीएल, ऐसे हम लेते चले जाए। इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज के सम को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा B डॉट डीएल वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो इस लूप के थ्रू जितना करंट पास कर रहा होगा उसी के म्यू नॉट टाइम्स होगा। यानी इसमें से कोई करंट नहीं पास कर रहा तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। इसमें से सपोज कर लो ये करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसका लाइन इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट I के बराबर होगा, करेक्ट। अब इसी करंट का डायरेक्शन अगर हम उल्टा कर दें बेटा, ये बड़ा समझने वाली चीज है, करंट को हमने ऐसे कर दिया, अब यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि हम इंटीग्रेशन ऐसे कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो करंट पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाला निगेटिव। तो ऊपर करंट होता तो पॉजिटिव लेते, चूंकि ये करंट निगेटिव डाउनवर्ड है तो इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। वही चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, एक एग्जाम्पल जो हमने लिया उसमें I2 निगेटिव हो गया। लाइन इंटीग्रेशन हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से ऐसे क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन, लेकिन आप साइन यहाँ पे देखें जो डायरेक्शन डीएल का दिखाया ऐसे दिखाया, यानी हम ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन कर रहे हैं
तो जो थंब के डायरेक्शन में करंट होगा वो पॉजिटिव लेंगे, तो I1 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव और I2 क्या होगा, नेगेटिव। I4 उस लूप से नहीं पास कर रहा है, इसलिए I4 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एम्पियर सर्किट लॉ में लिखा हुआ है कि जो लाइन इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का ओवर अ क्लोज्ड इमेजिनरी लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट पासिंग थ्रू द लूप। तो जो पास कर रहा लूप से वही करंट लेंगे, बाहर वाला करंट हम नहीं लेंगे। अब म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द लूप, उसमें ये इंडिकेट नहीं किया बेटा इसमें कि उस करंट को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, उसको यहां से अलग से समझाया गया है। अगर हम ये इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो अपने फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, जो थंब के डायरेक्शन में करंट होगा वो पॉजिटिव और जो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव। तो ये वाला I1 और I3 पॉजिटिव होगा और I2 नेगेटिव होगा। अगर यही इंटीग्रेशन हम क्लॉकवाइज कर रहे होते, जैसे यहाँ पे फिगर में हम दिखा दे क्लॉकवाइज करके, अब देखो क्या लेते हैं हम, ये फिर से वही करंट ड्रॉ कर रहा है, I1 I2 I3 एंड I4, ये करंट फ्लो कर रहा है स्पेस में। अब एक लूप हम कंसीडर करें, जो लूप बना था उसी टाइप का लूप कंसीडर कर रहे हैं, जो I1 I2 I3 को कंटेन कर रहा है। अब अगर हम इस तरीके से इंटीग्रेशन करें इस डायरेक्शन में, यानी ऐसे इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हो गया। कहीं एक जगह हम दिखा देते, यहीं पे दिखा दे, मान लो डीएल का ये डायरेक्शन हो जाएगा और बी का डायरेक्शन जैसे वहां पे दिखा है, बी का डायरेक्शन मान लो ये है हमारा, इस तरीके से। अब जब ये इंटीग्रेशन हम करेंगे बेटा, तो लाइन इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, अब ये करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप हम कंसीडर करें, तो देखो हम ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड वाला करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो I2 पॉजिटिव लेंगे, I1 नेगेटिव, I3 नेगेटिव। उस केस में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। वहां पे एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन क्या, अगर इंटीग्रेशन का डीएल का डायरेक्शन देखे टेंजेंशियल ऐसे गया, यानी इंटीग्रेशन हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने I1 और I3 को पॉजिटिव लिया। इस डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज साइन की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि भाई इसका वैल्यू क्या है, ये दिया रहेगा, आंसर दोनों वाला दे देगा, एक सही वाला भी एक गलत वाला भी, तो साइन को विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला कैसे जाए, इस डायरेक्शन को समझने के पहले बेटा एक चीज हम अभी बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कंफ्यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना आसान होता है उनके लिए, डायरेक्शन कंफ्यूजिंग होता है, तो डायरेक्शन को बहुत ध्यान से समझना बेटा। 3 रूल हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में तीनों रूल एप्लीकेबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें कोई एक रूल ज्यादा कन्वीनियंट होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे ये सेकंड ए सेकंड बी और थर्ड फेल कर जाएगा, वही फर्स्ट रूल ही काम करेगा बेटा। तो फर्स्ट रूल सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि ये फेल कर जाएंगे, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3D फिगर होगा ना, बी डीएल और पॉइंट ये तीनों 3 डायरेक्शन में होते हैं, तो 3D प्रॉब्लम होता है ये, उसको इमेजिन करना, पेपर के ऊपर बनाओगे बनेगा नहीं, दिमाग में इमेजिन करोगे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये हम कह रहे हैं कि इस लॉ से आप नहीं कर पाएंगे, यहां से हमेशा हो जाएगा। तो पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है उसको हम डिस्कस करते हैं बेटा।
B will be in the direction of dl क्रॉस r। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, आप dl क्रॉस r का डायरेक्शन निकालना, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दूसरा रूल, दो पार्ट हमने समझाया है। इफ करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज फील्ड विल बी इनवर्स, यानी करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो फील्ड क्या होगा उस पॉइंट पे, इनवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब आपके कॉपी के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि आप कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं, तो इनवर्ड का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसको एक सर्कल के अंदर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज बी विल बी आउटवर्ड, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड्स होगा, या आपके कॉपी के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। यहाँ बोर्ड के ऊपर आउटवर्ड ऐसे, लेकिन आप कॉपी को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो आउटवर्ड क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड। एंड थर्ड रूल है राइट हैंड RH पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है बेटा, अपना राइट हैंड ले लो, फिंगर्स को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइन कर दो। ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करना। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है, जिस करंट यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उधर थंब कर लो, और फिंगर्स को किधर इंडिकेट करोगे, टुवर्ड्स पॉइंट, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना उधर हम करेंगे। तो पाम के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा बेटा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे। अब कुछ एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसको तीनों लॉ से करके दिखाते हैं, आंसर सेम आएगा। जैसे यही जो हमने बायोट सावर्ट्स लॉ में एग्जांपल लिया था, उसी को फिगर बनाया था, उसी को हम दिखाते हैं। ये मान लो करंट का डायरेक्शन है, डीएल एलिमेंट हमने ऐसे लिया था, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। पॉइंट पी के पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉइंट पे, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बताना बेटा। तो पहला रूल डीएल क्रॉस आर, ये डीएल है और ये आर हो गया। अब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, जो पहला वेक्टर है डीएल, उधर हमने फिंगर कर लिया और आर की तरफ बेंड करेंगे, ये हमारा वेक्टर आर है और ये डीएल है, ये ऐसे इधर बेंड करेंगे, डीएल के तरफ ले गए, आर की तरफ बेंड किए, तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, क्रॉस से दिखाएंगे इनवर्ड। करेक्ट, समझ में, डीएल क्रॉस आर का ये हो गया। अच्छा, दूसरा अगर रूल हम देखें तो पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में ये करंट जो फ्लो कर रहा है, डीएल जो डायरेक्शन बेटा टेंजेंट होगा, किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन। जैसे सपोज कर लो हम ये वायर ले लें, तो अगर करंट इधर फ्लो कर रहा तो इस पॉइंट पे डीएल का डायरेक्शन इसी पे टेंजेंट ये लेंगे, और अगर यही करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट यहां पे है, तो डीएल का ये डायरेक्शन हुआ टेंजेंट के डायरेक्शन में, और ऐसे होगा। यही करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे हमको डीएल मार्क करना, तो करंट के डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये होगा डीएल का डायरेक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखना, आप डीएल का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। अब यहां पे दूसरा दो केस होगा, या तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो किसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे बेटा, इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालना, तो पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में देखें, यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वायर को हम बड़ा कर देते हैं, ये ऐसे वायर है, तो पहले करंट यहां से चला, यहां पे करंट पहुंचा, तो पहले ये वायर ऐसे, ये जो वेक्टर आ रहा है, हम यहां से इसको देखें तो करंट यहां पे, फिर करंट यहां पे पहुंचा ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा है, यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज। भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन कैसे बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड हो रहा है,
करंट के डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये ऐसे बेंड कर रहा है। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो इनवर्ड होगा, जो कि हमने डीएल क्रॉस आर के रेस्पेक्ट में निकाला। आप जो हम ये करें करंट का डायरेक्शन, ये समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो तुम ऐसे समझो ना, ये हम एक लूप ले और ये हमारा पॉइंट है। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट क्लॉकवाइज है, तो यहां पे फील्ड कैसे होगा? इनवर्ड होगा। अब यहाँ पे तो डीएल एलिमेंट तो पूरा लूप होगा नहीं, डीएल एलिमेंट तो छोटा सा होगा ना, यहाँ पे छोटा सा होगा डीएल एलिमेंट ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा ना, क्योंकि पूरा सर्कल हमको नहीं दिख रहा, तो हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा, हमको तो केवल डीएल एलिमेंट इतना दिख रहा है, ये चीज तो दिख नहीं रहा। तो इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में करंट को हम क्या कहेंगे? ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसलिए फील्ड इनवर्ड होगा। राइट हैंड रूल से देखें तो देखो, ये हमारा राइट हैंड है भाई, करंट को किसके डायरेक्शन में कर लिया? थंब को किसके डायरेक्शन में कर लिया? करंट के। ये थंब है करंट के डायरेक्शन में, और पॉइंट को, फिंगर को किधर रखे? टुवर्ड्स पॉइंट, पॉइंट पी ये है हमारा, तो फिंगर इधर रख दिया। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस पाम के ऊपर परपेंडिकुलर, इस पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ये होगा बेटा, यही होगा ना। तो देखो ये हमने ऐसे कर लिया, तो ये परपेंडिकुलर किधर गया? इनवर्स गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा। तो तीनों रूल से सेम डायरेक्शन आ रहा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इस फील्ड के डायरेक्शन को समझाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सपोज कर लो किसी वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, वो वायर हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है बेटा, कर्व भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम सेंस दिखा रहे हैं। हमको यहां पे फील्ड का डायरेक्शन निकालना है इस पॉइंट पे। तो हमारे डीएल का डायरेक्शन ये हो गया, और वेक्टर आर आप कहीं से भी ड्रॉ कर लो। अगर हम डीएल यहां लेते हैं, डीएल, ये डीएल हमने ले लिया, तो वेक्टर आर क्या हो गया? ये हो गया, ये वाला वेक्टर आर हो गया ना। आप डीएल कहीं भी ड्रॉ कर लो, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो डीएल क्रॉस आर, ये डीएल है और आर की तरफ हमने बेंड किया, तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड्स आया, यानी इसको डॉट से दिखाएंगे, ये डॉट हो गया, ये देख लो भाई ऐसे हो गया। तो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा, आउटवर्ड होगा। डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ जब हम फिंगर को बेंड कर रहे हैं, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। सेकेंड रूल से देखें, सेकेंड ए या सेकेंड बी में से कौन सा लग रहा है? तो अब इस पॉइंट पे हम देखें तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो मान लो करंट यहाँ पे है, फिर कुछ देर बाद करंट यहाँ पे पहुंचा, तो करंट का ये इस तरीके से डायरेक्शन है, ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट इधर से इधर जा रहा है। तो अगर हम एंगल ड्रॉ करें तो ये कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो ये कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड क्या होगा? डॉट होगा। राइट हैंड पाम रूल से ले, ये हमारा राइट हैंड ले, राइट हैंड है, करंट के डायरेक्शन में थंब को कर दिया, करंट इधर फ्लो कर रहा था, थंब ऐसे कर दिया, और फिंगर्स को किधर करेंगे? टुवर्ड्स पॉइंट करेंगे, तो टुवर्ड्स पॉइंट कर दिया बेटा। अब पाम के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये बाहर की ओर फील्ड आ रहा, भाई ये बाहर दिखा रहा है ना, तो ये फील्ड किधर हो गया? बाहर की ओर हो गया, यानी यहाँ फील्ड बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड्स होगा। यही फील्ड अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहे, अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट हमारा। तो अब पहला रूल देखें, पहला वाला लॉ, तो आर वेक्टर ये हो गया। अब डीएल क्रॉस आर, ये डीएल है, डीएल क्रॉस आर करें, इस तरीके से रोटेट करेंगे फिंगर को, तो थंब हमारा किधर जा रहा है? इनवर्स, यानी यहां पे फील्ड क्या होगा? इनवर्स होगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखें तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ये एरो हम दिखा रहे हैं ना, ये यहां से ऐसे हम जा रहे हैं, तो करंट कैसे जा रहा है, इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, ये ऐसे करंट जा रहा है, यानी ये ऐसे बड़ा सा सर्कल बना है, तो क्या हो गया क्लॉकवाइज। इस सर्कल का सेंटर इधर होना चाहिए, तो ये ऐसे बनेगा, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है यानी इनवर्स होगा। राइट हैंड पाम रूल से देखें तो ये हमारा थंब रहा बेटा, और ये फिंगर ऐसे स्ट्रेच कर दिया, थंब को हम किधर के करंट के डायरेक्शन में, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, और ये पॉइंट फिंगर को किधर करेंगे टुवर्ड्स पॉइंट, ये डाउनवर्ड है पॉइंट। अब पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर देखो कैसे जा रहा है, यही है ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे कर दिया, पॉइंट नीचे की ओर है वायर से, और ये हमारा थंब ऐसे करंट के डायरेक्शन में, तो इस पे परपेंडिकुलर किधर जा रहा है इनवर्स जा रहा है, तो यहाँ पे इनवर्स होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं, वहां पे तीनों लॉ से निकालोगे डायरेक्शन सेम आगे बेटा, लेकिन कुछ केसेस में एक मेथड से डायरेक्शन निकालना आसान होगा, दूसरे से निकालना कठिन होगा, तो इस तरीके से ये है। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम दे दें, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ज्यादा आसान आपको लगेगा ये वाला सेकेंड वाला रूल, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हम पूछे कि इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये करंट क्लॉकवाइज है, इसलिए क्रॉस होगा, इनवर्ड होगा, नहीं समझे भाई बात यही है ना, करंट क्लॉकवाइज है तो क्या होगा इनवर्ड होगा। हाँ, जब हम ऐसे दे देते तो यही आपके लिए कठिन हो जाता कि ये कैसे क्लॉकवाइज है, तो अब समझ में आया कि कैसे क्लॉकवाइज है, हमने ऐसे कर दिया बेटा, यानी ये पॉइंट कोई भी तुम लूप बना लो, करंट का ये डायरेक्शन लेके कोई भी लूप बना दो किसी भी शेप का, तुम ट्रायंगुलर बना दो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना वो इसके अंदर होना चाहिए उस लूप के, तो डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप ट्रायंगल बना लो, सर्कल बना लो, स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, हेक्सागन बना लो, बस जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल लो वो अंदर होना चाहिए, करंट ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। दूसरा कोई भी रूल आप लगाएंगे उससे भी पता चल जाएगा। आप देखो इस रूल से देखना चाहते हो तो इस वाले से फील्ड किधर होगा भाई, ये करंट इधर जा रहा है ऊपर, और टुवर्ड्स पॉइंट हमने किया फिंगर्स को, तो किधर आ रहा है इनवर्ड, और इस केस में देखो तो करंट इधर जा रहा है और पॉइंट नीचे है तो इनवर्ड, और इस केस में देखो तो करंट इधर जा रहा है और पॉइंट किधर इधर है तो इनवर्ड, तीनों की वजह से इनवर्ड, यानी फील्ड क्या होगा इनवर्ड होगा। तो ये तीन रूल है बेटा, इसको आपको अच्छे से समझना है। एक आध एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे सपोज करो हम ले ले करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट के डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा बेटा, यही सबसे ज्यादा मुश्किल है, आगे चीजें आसान हो जाएंगी। इस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉइंट पी पे। अब देखो यहां से इस रूल से निकालना ज्यादा आसान आपको लगेगा अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं। डीएल आप कहीं पे भी ले लीजिए भाई, इसी को हम डीएल ले लें, हमारा ये डीएल है और ये आर हो गया वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर यानी डीएल से आर की तरफ फिंगर को बेंड करें, यही डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन का, यानी ऐसे बेंड करेंगे, बेंड करके देखते भाई राइट हैंड है, ऐसे डीएल से आर की तरफ बेंड किया, किधर आया था आउटवर्ड आया, यानी फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे आउटवर्ड। ठीक, अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको लेते हुए कोई भी लूप ड्रॉ कर दे बेटा, ये पॉइंट उस लूप के अंदर आना चाहिए, आप कैसा भी लूप ड्रॉ कर लो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे ड्रॉ कर देते, ये करंट ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, कैसे करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो किधर होगा ये बाहर की ओर होगा, लिखा होगा सीधे। राइट हैंड रूल से देखो एकदम आसान है भाई, वहां से भी
ये थंब को हमने किया करंट के डायरेक्शन में, जो डीएल का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा, इधर किया, और फिंगर को किधर किया, टुवर्ड्स पॉइंट। तो थंब के ऊपर, हमारे पाम के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो हम देखें तो परपेंडिकुलर कैसे, ऐसे, यानी ये फील्ड का डायरेक्शन होगा जो हमने चौक होल्ड किया। तो ये बाहर की ओर आ रहा है, यानी ये फील्ड यहाँ ऐसे होगा। सो दिस इज द रूल, सिंपल रूल है लेकिन काफी कंफ्यूजिंग, पता नहीं क्यों हमारा एक्सपीरियंस बेटा 22 इयर्स का 90% स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल सा उसका रीजन है कि वो अच्छे से समझते नहीं है। तो आज हम क्लास यहीं खत्म करते बेटा, जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे प्रॉब्लम्स करेंगे, आप अपने से सॉल्व करिएगा, फिर हमारे आंसर से मैच कराइएगा ताकि आप टैली कर सकें, आप कितना समझ पाए और कितना नहीं समझ पाए। कुछ एक ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे, कुछ एक प्रॉब्लम्स ऐसे हम देंगे जहां पे ये सारे लॉ फेल कर देंगे। फेल कर जाएंगे मतलब आप नहीं कर पाओगे, बेसिकली इस तरीके से हम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3D प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहां से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ही सवाल मेंस, एडवांस और नीट में पूछे जाते हैं। लेवल अलग अलग होता है, एडवांस का लेवल ज्यादा हाई होगा, नीट का लेवल ज्यादा लो होगा, लेकिन फील्ड यहीं से आप निकाल पाओगे कठिन क्वेश्चंस का बेटा। सो let us stop our lecture here. We will meet again on next turn. Take good care of yourself. Thank you for your attention. Sayonara, Godspeed and bon voyage.